तो दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टैंग वुलिन अपनी स्पिरिचुअल फोर्जिंग कंप्लीट कर चुका था। अब आगे देखेंगे। ये बहुत ज्यादा तेज था। पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए थे। खुद मू शी को अलग रख दें तो उसकी जानकारी में तो वे बूढ़े ब्लैकस्मिथ भी जो दशकों से रैंक 6 पर अटके हुए थे, इतनी कम अवधि में स्पिरिट रिफाइनमेंट पूरा नहीं कर पाते थे। स्पिरिट फॉर्जिंग और सोल रिफाइनमेंट के बीच एक गहरी खाई थी। अनगिनत ब्लैकस्मिथ इसी चरण पर आकर रुक गए थे। अगर ऐसा न होता तो सेंट क्राफ्ट्समैन इतने दुर्लभ क्यों होते? यहां तक कि मू चेन भी 5 मिनट में स्पिरिट रिफाइनमेंट पूरा नहीं कर सकता था। उसके लिए भी यह असंभव था। लेकिन टांग वुलीन ने, क्या यह एक्सट्रीम 1000 रिफाइनमेंट का असर था? इस पल मूशी अपने दिल की सारी उलझनों को भूल चुकी थी। उसकी पूरी चेतना टैंग वुलीन की फॉर्जिंग में डूब चुकी थी। पू अचानक हेवी सिल्वर के उस टुकड़े से हल्की सी गूंज निकली। अगले ही पल वह चांदी हल्के से कांप उठी। उसकी सतह पर बने क्लाउड पैटर्न्स जैसे जिंदा हो गए हों। वे बहने लगे, बदलने लगे और हल्की सी ड्रैगन की आकृति बनाने लगे। जो सॉफ्ट ड्रैगन्स रोर पहले दबा हुआ था, अब साफ सुनाई देने लगा। टैंगुलिन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सफलता, स्पिरिट रिफाइनमेंट पूरा हो गया था सिर्फ 7 मिनट में। 1000 रिफाइंड विद स्पिरिट से लेकर स्पिरिट रिफाइनमेंट तक टैंग वुलिन ने कुल 7 मिनट लगाए थे। इस बार तो मू चेन की आंखें तक फैल गईं। उसके हाथ अनजाने में भींच गए। टैंग वुलिन की फॉर्जिंग देखते हुए उसे कुछ ऐसा समझ में आ रहा था जो किसी सेंट क्राफ्ट्समैन के लिए अनमोल था। ऐसी अनुभूतियां, ऐसी झलकियां जीवन में बहुत कम मिलती है। पहले मू चेन को लगता था कि डिवाइन क्राफ्ट्समैन बनना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अभी अभी उसी पल उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी थी। बस इसी से समझा जा सकता था कि टैंग वुलिन की फॉर्जिंग ने उस पर कितना गहरा असर डाला था। टैंग वुलिन फिर रुका। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हैवी सिल्वर की खुशी भरी पुकार सुन रहा हो। जैसे कोई नन्हा सा नवजात अपने पिता को दिखा रहा हो कि देखो, मैं जिंदा हूं। अगले ही पल टैंग बुलिन की देह का ऑरा पूरी तरह बदल गया। उसके शरीर से ब्लड एसेंस की जबरदस्त लहर फूट पड़ी। उसकी त्वचा पर हीरे जैसी डायमंड शेप्ड स्केल्स उभर आईं। उसकी गर्दन से लेकर जबड़े तक सुनहरी स्केल्स घनी हो गईं। दोनों बाजुओं पर पूरी तरह गोल्डन स्केल्स छा गई। हालांकि गोल्डन ड्रैगन क्लॉज अभी प्रकट नहीं हुए थे। फिर भी वह ब्लड एसेंस वेव इतनी शक्तिशाली थी कि मूचेन और मूशी दोनों हिल गए। उसकी ब्लड लाइन की जबरदस्त दबाव से मूसी का मार्शल सोल तक जाग उठा। उसके पैरों के नीचे से सोल रिंग्स उठने लगे। मुंह चेन पर असर उतना नहीं पड़ा, लेकिन वह भी चौंक गया। ये ऑरा उन्होंने टंग वुलिन की ब्लड एसेंस वेव पहले भी महसूस की थी, लेकिन इतनी प्रचंड कभी नहीं। और तभी उन्होंने देखा, 4 सुनहरे सोल रिंग्स टैंग वुलिन के पैरों के नीचे से उभरे। पिछली बार मूशी ने देखा था, तब उसके पास सिर्फ 2 ही थे। टैंग वुलिन ने दोनों बाजुएं फैलाकर हल्का सा झटका दिया। उसकी ब्लड एसेंस और भी सघन हो गई। उसका पूरा शरीर सुनहरी आभा में डूब गया और उसकी आंखें सोने जैसी चमकने लगीं। हेवी सिल्वर भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। जो खुशी भरी पुकार थी, वह अब जिज्ञासा में बदल गई। उसी क्षण टैंग बुलीन के स्पिरिट फोर्ज्ड हेवी सिल्वर हैमर्स हिले। इस बार जब उसने हथौड़े उठाए, वे भी उसकी ब्लड एसेंस से सुनहरे हो चुके थे। उसने पूरी ताकत से वार किया। अब वार हल्के और फुर्तीले नहीं थे, वे बेहद भारी थे। हर चोट के साथ खुद टैंग वुलिन का शरीर भी हल्का सा कांप जाता। गहरे धमाके ऐसे गूंजते जैसे स्थिर सोल कैनन्स दागे जा रहे हों। स्पिरिट रिफाइंड हेवी सिल्वर हर वार पर एक कराह जैसी आवाज निकालता, जैसे वह दर्द और खुशी दोनों को एक साथ महसूस कर रहा हो। मूशी ने हैरानी से देखा, हर वार के साथ हेवी सिल्वर पल भर के लिए सुनहरा हो जाता। रंग जल्दी फीका पड़ जाता था, लेकिन साफ था कि टैंग वुलिन की शक्ति उस पर गहरा असर डाल रही थी। स्पिरिट फॉर्जिंग और सोल रिफाइनमेंट में सबसे बड़ा फर्क यही था। स्पिरिट फॉर्जिंग धातु को जीवन देता है, जबकि सोल रिफाइनमेंट उसमें ब्लैक स्मिथ की आत्मा की छाप छोड़ देता है। यह आत्मा के हस्तांतरण जैसा था। इसीलिए 1 वर्ड या 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के लिए मेचा मेकर जैसा सब प्रोफेशन बेहतर माना जाता था। इंसान खुद से बेहतर किसी को नहीं जानता, लेकिन 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर या उससे ऊपर के स्तर पर असली फर्क मेटल से पड़ता है। वजह थी सोल रिफाइनमेंट। अगर कोई खुद सेंट क्राफ्ट्समैन हो तो उसके फॉर्ज किए गए मेटल्स में उसकी सोल पावर, उसका मार्शल सोल, यहां तक कि उसकी जीवन विशेषताएं तक समा जाती हैं। ऐसा मेटल उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है, कोर सर्किट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अफसोस, ब्लैकस्मिथ बनना सबसे कठिन सब प्रोफेशन था। पूरे डॉलुओ कॉन्टिनेंट पर सेंट क्राफ्ट्समैन गिनती के ही थे। डिवाइन क्राफ्ट्समैन तो बस एक ही, जेन हुआ। यही वजह थी कि यह रास्ता इतना कठिन था। अब टांग वुलिन साफ तौर पर स्पिरिट फोर्जिंग से सोल रिफाइनमेंट की ओर बढ़ चुका था।
वह पूरी शक्ति से अपनी ब्लड लाइन ऑनरा, अपनी आत्मा, अपनी प्रेजेंस हैवी सिल्वर में उंडेल रहा था। सोल रिफाइनमेंट सिर्फ बाहर से हथौड़ा चलाना नहीं था, यह भीतर से भी फॉर्जिंग करना था। ब्लैक स्मिथ अपनी ओरा, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को मेटल के अंदर भरता है और फिर अंदर बाहर दोनों तरफ से उसे गढ़ता है। इसी से धातु की असली विशेषताएं पूरी तरह जागती हैं। कहा जाता था सोल रिफाइंड मेटल सेंट क्राफ्टमैन के शरीर का ही एक हिस्सा होता है। ये बात पूरी तरह सही न भी हो, फिर भी इसमें सच्चाई थी। स्पिरिट फॉर्जिंग धातु को बुद्धि देता है, सेल्फ रिपेयर या खास क्षमताएं। लेकिन सोल रिफाइनमेंट ये मेटल को एक साथी बना देता है। ऐसी बैटल आर्मर सोल मास्टर की दूसरी जिंदगी जैसी होती है। कभी कभी तो वो खुद ही आदेश पूरा कर देती है। सोल रिफाइनमेंट शुरू होने के बाद टैंग वुलिन और भी सतर्क हो गया। हर वार भारी था और उसकी ब्लड लाइन वेव बिना किसी संकोच के धातु में उतर रही थी। धीरे धीरे हैवी सिल्वर पर छाने वाला सुनहरा रंग देर तक टिकने लगा। एक वार का रंग पूरी तरह मिटता, उससे पहले ही अगला वार पड़ जाता। आखिरकार हैवी सिल्वर लगभग पूरी तरह सुनहरा रहने लगा। टैंग वुलिन के हथौड़े अब यांत्रिक ढंग से चल रहे थे और उसकी गति धीरे धीरे कम हो रही थी। क्लैंग, डिंग। अचानक एक साफ और गूंजती हुई आवाज हैवी सिल्वर के भीतर से आई। इस आवाज को सुनते ही मू चेन का शरीर सिहर उठा। रेजोनेंस आम लोगों के लिए यह बस एक आवाज थी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से जो ब्लैकस्मिथ नहीं थे उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मू चेन के कानों में यह दुनिया की सबसे सुंदर ध्वनि थी। उसे अच्छी तरह पता था इसका मतलब क्या था, सोल रिफाइनमेंट कितनी कठिन थी। रेजोनेंस का मतलब था सोल रिफाइनमेंट सफल होने की ओर बढ़ चुका है। यह संकेत था कि मेटल के भीतर डाली गई सारी शक्तियां आपस में जुड़ चुकी हैं और अंदर से फॉर्जिंग को सहारा दे रही हैं। यह मदद अकल्पनीय थी। अनगिनत रैंक 6 ब्लैकस्मिथ जीवन भर इस चरण तक नहीं पहुंच पाते थे। यही सोल रिफाइनमेंट का सबसे कठिन हिस्सा था। रेजोनेंस यह भी दिखाता था कि ब्लैकस्मिथ ने मेटल को कितनी गहराई से समझा है। टैंग वुलिन का चेहरा शांत था। वह लगातार वार करता रहा और हर वार के साथ रेजोनेंस और भी स्पष्ट होती गई। मूशी की आंखें फैल गईं। वह तो उसने सोचा था कि वह उसके करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अगर टंग वुलिन ने यह कदम पार कर लिया तो वह अब उसकी तुलना से भी बाहर हो जाएगा। मूचन ने पहले कहा था, अगर मूशी ऐसे ही मेहनत करती रही तो 30 की उम्र तक सेंट क्राफ्ट्समैन बनने की कोशिश कर सकती है। लेकिन टैंग वुलिन, वह तो अभी सिर्फ 19 साल का था और वह पहले ही सोल रिफाइनमेंट रेजोनेंस तक पहुंच चुका था, जबकि मूशी, वह तो अभी उस दरवाजे को छू भी नहीं पाई थी। हर इंसान की ब्लड एसेंस, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर अलग होती है। यही वजह थी कि सोल रिफाइनमेंट रेजोनेंस सिखाई नहीं जा सकती थी, बस उसका एहसास बताया जा सकता था। असली समझ ब्लैकस्मिथ को खुद ही हासिल करनी पड़ती थी। मूशी भी उसी रास्ते पर थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टैंग वुलिन उससे इतना आगे निकल चुका होगा। वह पहले ही सबसे कठिन चरण पर खड़ा था। अब आगे क्या होना था? अगला चरण था सोल रिफाइनमेंट सॉलिडिफिकेशन। एक बार सॉलिडिफिकेशन हो जाए तो सोल रिफाइनमेंट लगभग 70% पूरा माना जाता है। इसके बाद आखिरी चरण होता है सोल समनिंग, और वही पूरा होते ही सोल रिफाइनमेंट को पूरी तरह सफल कहा जाता है। बिना किसी शक के हैवी सिल्वर फॉर्ज करने में सबसे आसान रेयर मेटल्स में से एक था। लेकिन अगर कोई सोल रिफाइंड हैवी सिल्वर मिल जाए तो उसकी कीमत आसमान छू लेती, क्योंकि उस स्तर पर पहुंचने के बाद वह सिर्फ रेयर मेटल नहीं रहता बल्कि एक असली हेवन एंड अर्थ ट्रेजर बन जाता है। टैंग वुलिन के हथौड़ों की गति तेज हो गई। उसकी ब्लड एसेंस पावर अब भी पूरी ताकत में थी, उसमें जरा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर छाई सुनहरी आभा और भी गाढ़ी हो गई। हैवी सिल्वर अब पूरी तरह सुनहरा हो चुका था। चारों ओर ड्रैगन्स रोर गूंज रहे थे। यह सोल रिफाइनमेंट रेजोनेंस की साफ आवाज थी। इसका मतलब था कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक सुनहरा हैवी सिल्वर जोर से कांप उठा और फिर सबको चौंकाते हुए वह फॉर्जिंग टेबल से उछलकर हवा में उठ गया। यह सावधान, यह लाइफ ट्रेमर है, यह भागना चाहता है। मूचेन चिल्लाया। जिस मेटल को जीवन मिल चुका होता है, जब सोल रिफाइनमेंट से उसका लाइफ लेवल एक सीमा पार कर जाता है तो उसमें अपनी इंटेलिजेंस पैदा हो जाती है। इस पल वह घबरा जाता है और किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है। अगर वह ब्लैकस्मिथ के नियंत्रण से निकल गया तो जो सोल अभी अभी जागी है वह पूरी तरह स्थिर नहीं हुई होती। ऐसे में वह पल भर में बिखर जाती है और मेटल वापस सिर्फ स्पिरिट फोर्ज्ड की अवस्था में लौट जाता है। उसके बाद वह कभी सोल रिफाइनमेंट नहीं कर सकता। लेकिन टांग वुलिन जरा भी नहीं घबराया। उसने ठंडी आवाज में दहाड़ा, वापस आओ।
उसकी आवाज के साथ ही उसके शरीर का तीसरा गोल्डन सोल रिंग चमक उठा। सुनहरा हैवी सिल्वर जोर से कांपा और क्लैंक की आवाज के साथ फिर से फॉजिंग टेबल पर आ गिरा। गोल्डन ड्रैगन रोअर। इस हैवी सिल्वर में पहले से ही टैंग वुलिन की ब्लड लाइन ऑरा समाई हुई थी। गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन कितनी भयानक थी। टैंग वुलिन की दहशत से वह मेटल भागने की हिम्मत नहीं कर सका और वापस लौट आया। टैंग वुलिन ने गहरी सांस ली। उसने दोनों हाथों में भारी हथौड़े फिर से उठाए और पूरी ताकत से नीचे गिरा दिए। अब उसने अगला चरण शुरू किया, सोल सॉलिडिफिकेशन। उसकी आंखों का रंग सुनहरे से बदलकर बैंगनी सुनहरा हो गया। हर वार के साथ वह ब्लड लाइन ऑरा का प्रवाह थोड़ा कम कर रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल बढ़ा रहा था। उसकी आंखों से 2 फुट लंबी पर्पलिश गोल्डन किरणें निकली। यह पर्पल डीमन आई की स्पिरिचुअल असॉल्ट थी, जिसे वह सीधे मेटल पर इस्तेमाल कर रहा था। सुनहरे हैवी सिल्वर की कांपना तुरंत कम हो गया। स्पिरिचुअल असॉल्ट और फॉजिंग की संयुक्त ताकत के तहत उसकी सतह का सुनहरा रंग धीरे धीरे अंदर समाने लगा। पहले जो पैटर्न्स दिखे थे वे फिर से उभर आए, लेकिन अब वे साधारण रेखाएं नहीं थीं। वे डायमंड शेप्ड जीवंत स्केल्स थे, बिल्कुल टैंग वुलिन के शरीर की स्केल्स जैसे। मूचन और मूसी दोनों की सांसें तेज हो गईं। सोल सॉलिडिफिकेशन भी बेहद स्मूथली आगे बढ़ रही थी। इस रफ्तार से देखा जाए तो सोल रिफाइनमेंट पूरा होने की उम्मीद थी। अगर टैंग वुलिन एक बार भी सोल रिफाइनमेंट पूरी तरह कर लेता तो वह आधिकारिक तौर पर रैंक 6 से रैंक 7 ब्लैकस्मिथ बन जाता। एक नया सेंट क्राफ्ट्समैन। पूरी श्रेक एकेडमी में भी सिर्फ एक ही सेंट क्राफ्ट्समैन था, फेंगुयू। अगर टैंग वुलिन सेंट क्राफ्ट्समैन बन गया तो दूलो कॉन्टिनेंट पर उसकी हैसियत बिल्कुल बदल जाती। वह किसी बड़े शहर की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का अध्यक्ष तक बन सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह सिर्फ 19 साल का था। उसके पास डिवाइन क्राफ्ट्समैन बनने का पूरा समय और संभावना थी। जनहुआ की हैसियत कितनी बड़ी थी, यह सब जानते थे। फेडरेशन, स्पिरिट पगोडा और श्रेक एकेडमी तक उससे बैर मोल लेने की हिम्मत नहीं करते थे। पहले जब उस पर असैसिन ने हमला किया था तो स्पिरिट पगोडा और फेडरेशन ने मिलकर उस इविल सोल मास्टर को पूरी तरह मिटा दिया था। आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। यही था सेंट क्राफ्ट्समैन का मतलब। धीरे धीरे और गोल्डन ड्रैगन स्केल्स उभर आए, जब तक कि पूरा हैवी सिल्वर उनसे ढक नहीं गया। सुनहरी आभा अब कम होने लगी और हैवी सिल्वर तालबद्ध ढंग से चमकने लगा। सॉलिडिफिकेशन सफल हो चुका था। मूचेन खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हाथ घुमा दिया। चाहे सोल रिफाइनमेंट रेजोनेंस हो या सोल रिफाइनमेंट सॉलिडिफिकेशन, दोनों ही चरण बेहद कठिन थे। हालांकि अंतिम चरण सोल समनिंग भी मुश्किल था, लेकिन उसे अभ्यास से सुधारा जा सकता था। टैंग वुलिन अब भी फॉजिंग कर रहा था। वह सॉलिडिफिकेशन को और मजबूत कर रहा था। उसकी ब्लड एसेंस वेव अब आखिरकार कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन इस समय वह एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता था। उसने सोल रिफाइनमेंट के लिए सोल पावर की बजाय ब्लड एसेंस पावर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसकी सोल पावर अभी पर्याप्त नहीं थी। सामान्य सोल रिफाइनमेंट के लिए कम से कम 7 रिंग कल्टीवेशन बेस चाहिए होता है। टैंग वुलिन के पास वह नहीं था। हालांकि उसकी ब्लड एसेंस 7 रिंग्स के बराबर नहीं थी, लेकिन उसकी ब्लड लाइन गोल्डन ड्रैगन किंग की थी। ऊंचे स्तर पर ब्लड एसेंस पावर को फ्यूजन और कंट्रोल करना सोल पावर से आसान होता है। यही असली अंतर था। दोनों हथौड़े एक साथ गिरे। डिंग! एक तेज साफ आवाज के साथ हेवी सिल्वर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में एक हल्का सा ड्रैगन शेप्ड हेलो मेटल के चारों ओर घूमने लगा। टैंग वुलिन ने जरा भी डील नहीं दी। उसने गहरी सांस ली, हल्की दहाड़ लगाई और उसका पूरा ऑरा और प्रचंड हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। उसके हाथ हल्के से कांपे और हेवी सिल्वर हैमर्स बारी बारी से गिरने लगे। तभी उसके शरीर से एक ऊंची और स्पष्ट ड्रैगन्स रोअर गूंजी। उसका पहला गोल्डन सोल रिंग तेजी से चमका। गोल्डन ड्रैगन बॉडी सोल समनिंग वह प्रक्रिया थी जिसमें ब्लैकस्मिथ फॉर्जिंग के दौरान अपनी आत्मा और ऊर्जा मेटल में भरकर उसके भीतर की आत्मा को बुलाता है और उसके साथ दो तरफा संपर्क स्थापित करता है। तभी मेटल की सोल पूरी तरह जागी मानी जाती है। लाइफ एनर्जी के साथ स्पिरिट रिफाइनमेंट एक पौधे जैसा होता है, लेकिन सोल रिफाइनमेंट मेटल को सोल बीस्ट जैसा बना देता है। यही था सच्चा सोल रिफाइनमेंट। सोल रिफाइनमेंट सफल होते ही मेटल एक जीवित अस्तित्व बन जाता है। यही इसकी रहस्यमय और कठिन प्रकृति थी।
फॉर्जिंग रूम में उत्तेजित और क्रोधित ड्रैगन्स रोर गूंजने लगी। हेवी सिल्वर लगातार भूह करता रहा, लेकिन टैंक वुलिन की भौहें सिमट गईं। सोल समनिंग ये वाकई बेहद कठिन था। असल में उसने इसे ज्यादा बार आजमाया भी नहीं था। इससे पहले आज की तरह रेजोनेंस और सॉलिडिफिकेशन तक वह बस 2-3 बार ही पहुंच पाया था। सोल समनिंग सिखाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि हर ब्लैकस्मिथ का फॉर्जिंग तरीका अलग होता है। यह ऐसा अनुभव था जिसे सिर्फ खुद महसूस किया जा सकता था। भूख सुनहरा हेवी सिल्वर कांपा और फिर अचानक शांत हो गया। टैंग वुलिन का चेहरा उतर गया। वह असफल हो गया था। सोल सॉलिडिफिकेशन के बाद मेटल की सोल थोड़े समय के लिए बेहद सक्रिय रहती है। अगर ब्लैकस्मिथ उसी क्षण सोल समनिंग से उसे पार कर ले तो सोल रिफाइनमेंट पूरा हो जाता है। अगर नहीं तो मेटल सोल रिफाइनमेंट सॉलिडिफिकेशन पर ही रुक जाता है। स्केल से ढका वह सुनहरा हेवी सिल्वर हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था। उसकी इंटेलिजेंस बेहद ऊंची थी, लेकिन अफसोस वह सोल बीस्ट जैसी पूर्ण जीवन रचना में नहीं बदल सका। एक बड़ा हाथ टैंग वुलीन के कंधे पर पड़ा। तुमने पूरी कोशिश की है, खुद पर इतना दबाव मत डालो। टैंग वुलिन ने मुड़कर देखा। मूचेन मुस्कुरा रहा था। अगर तुम सच में सोल रिफाइनमेंट पूरा कर लेते तो मुझे अध्यक्ष बने रहने में शर्म आती। तुम सॉलिडिफिकेशन तक पहुंच गए हो, इसका मतलब ये मेटल आधा कदम सोल रिफाइंड है। अगर तुम्हारे मास्टर अंकल को पता चले तो वह जरूर तुम्हें थम्स अप देंगे। कुछ ही सालों में तुम सेंट क्राफ्ट्समैन बनने की बुनियाद रख चुके हो। हमारी परख गलत नहीं थी। इस रफ्तार से तुम भविष्य के डिवाइन क्राफ्ट्समैन बनोगे। टैंग वुलिन ने सिर खुजाया। टीचर, आप मुझे ज्यादा ही सराह रहे हैं। मुझ में अभी बहुत कमियां हैं। मैं सोल समनिंग की दहलीज तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाया। पहले के चरण ही मेरी ज्यादातर ताकत खा जाते हैं और हर बार आखिरी कदम पर ऊर्जा कम पड़ जाती है। मूचेन ने गंभीर स्वर में कहा, फॉर्जिंग एक्यूमुलेशन पर निर्भर करती है। सोल रिफाइनमेंट की 3 बाधाओं में सबसे कठिन पहली बाधा होती है सोल रिफाइनमेंट रेजोनेंस। ये सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए किस्मत और प्रतिभा चाहिए। जो ब्लैकस्मिथ यहां तक पहुंच जाता है, समय के साथ वह जरूर सेंट क्राफ्ट्समैन बनता है। और तुम तो सॉलिडिफिकेशन तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ समय और अनुभव चाहिए। कल्टीवेशन बेस और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाते रहो। जैसे जैसे वे बढ़ेंगी, सोल समनिंग का एहसास और साफ होगा। सेंट क्राफ्ट्समैन बनना तुम्हारे लिए बस समय की बात है। तंगवुलिन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, धन्यवाद टीचर। वैसे टीचर, आपकी नजर में इस हेवी सिल्वर के ब्लॉक की कीमत कितनी लग सकती है? बगल में खड़ी मूशी होंठ सिकोड़ते हुए बोली, इस मामले में तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या अब तुम पूरे के पूरे पैसे के ही दीवाने बन गए हो? उसे असल में यह भी नहीं पता था कि टैंग वुलिन और बाकी लोग इस बार किस मिशन के लिए निकले हैं। मूचन ने अपनी बेटी को हल्की सी घूरती नजर से देखा, फिर हंसते हुए कहा, बेचना क्यों है? मैं इस हाफ स्टेप सोल रिफाइंड मेटल को अपनी कलेक्शन में रखूंगा। तुम मेरे सबसे बेहतरीन डिसाइपल हो। मैं इसे हेडक्वार्टर्स में सबको दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंकल मास्टर तक जल भुन जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और अब जब तुम हाफ स्टेप सोल रिफाइनमेंट तक पहुंच चुके हो तो तुम्हें अपने मेटल को नाम देने का पूरा हक है। टैंग वुलिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से कहा, टीचर, फिर आप ही इसका नाम रख दीजिए। मुंह चंद चौंक गया। किसी सेंट क्राफ्ट्समैन के लिए अपने मेटल का नाम रखना बेहद गौरव की बात होती है, और वो सम्मान किसी और को देना बहुत ही दुर्लभ था। टैंगवुलिन की सच्चाई देखकर भी मुंह चंद थोड़ी देर झिझका, लेकिन टैंगवुलिन तुरंत बोला, टीचर, अगर आपकी सीख और मार्गदर्शन न होता तो आज मैं यहां खड़ा भी नहीं होता। कृपया मना मत कीजिए। मुंह चंद जोर से हंस पड़ा। ठीक है, ठीक है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो सुनो, जिस तरह तुम्हारे रिफाइन किए हुए हेवी सिल्वर पर ड्रैगन स्केल्स उभरे हैं, क्यों ना इसका नाम ड्रैगन स्केल हेवी सिल्वर रखा जाए, और आगे से तुम्हारे सारे सोल रिफाइंड मेटल्स ड्रैगन स्केल नाम से जाने जाएंगे। कैसा रहेगा? तुम्हारे नाम में लाइन भी है, किलिन जैसा ही उच्चारण। ठीक है, टैंगवुलिन खुशी से बोला। उस पल से टैंगवुलिन के सभी हाफ स्टेप सोल रिफाइंड और उससे ऊपर के मेटल्स अपने नाम के साथ पहचाने जाने वाले थे। हेवी सिल्वर होगा ड्रैगन स्केल हेवी सिल्वर, एसेंस गोल्ड होगा ड्रैगन स्केल एसेंस गोल्ड, और आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। किसी रेयर मेटल को जब अपना नाम मिल जाता है तो उसकी कीमत कल्पना से भी परे हो जाती है। ऊपर से हर सेंट क्राफ्ट्समैन के सोल रिफाइंड मेटल्स की अपनी अलग खासियत होती है। हर सोल मास्टर हर क्राफ्ट्समैन के मेटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टैंग वुलिन के सोल रिफाइंड मेटल्स में गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन खुली हुई थी। जब ये पूरी तरह सोल रिफाइंड हो जाएंगे तो सेंट क्राफ्ट्समैन की दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर के माने जाएंगे। ये हर बैटल आर्मर मास्टर के लिए उपयुक्त होंगे, खासकर असॉल्ट सिस्टम और स्ट्रेंथ सिस्टम वालों के लिए। टैंगुलिन पहले ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था। उसके हाफ स्टेप सोल रिफाइंड मेटल्स उसकी गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लडलाइन ऑरा के दबाव
को भी झेल सकते थे, क्योंकि दोनों की जड़ एक ही थी। आगे चलकर अगर उसके साथी उसकी ड्रैगन स्केल मेटल से बनी बैटल आर्मर पहनेंगे, तो कम से कम वो उसकी ब्लड लाइन ऑरा से प्रभावित नहीं होंगे। मूचन ने टैंग वुलिन को 500 फेडरेशन कॉइन्स दिए। ये पूरी यात्रा के खर्च के लिए काफी थे। असल में अगर ड्रैगन स्केल हैवी सिल्वर बेचा जाता तो इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा होती, लेकिन मूचन ने इसे बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी कलेक्शन के लिए खरीदा था। सीनियर डिसाइपल सिस्टर, अब मैं चलता हूं। टैंग वुलिन ने बाहर तक छोड़ने आई मूसी को हाथ हिलाकर कहा। मूसी कभी उससे ज्यादा घुली मिली नहीं, लेकिन हर बार वो टैंग वुलिन और उसके साथियों को दरवाजे तक जरूर छोड़ने आती थी। टैंग वुलिन की मुस्कान देखकर मूशी ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया। अचानक वो आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। टैंग वुलिन पूरी तरह चौंक गया। उसके कान में मूशी की हल्की सिसकियों भरी आवाज आई, टेक केयर वुलिन। उसके जवाब का इंतजार किए बिना मूसी उसे छोड़कर तेजी से ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन की तरफ लौट गई। हवा में उसकी खुशबू रह गई, लेकिन टैंग वुलिन के दिल में एक अजीब सी खालीपन भर गई। ये खालीपन सिर्फ बिछड़ने का नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वो न बच्चा रहा, न किशोर। वो बड़ा हो चुका था। जवानी के हल्के दिन पीछे छूट चुके थे और जिम्मेदारियां भारी होती जा रही थीं। उसे छोड़ते हुए दिल नहीं मान रहा, शीशे ने कान के पास शरारती आवाज में कहा। टैंग वुलिन ने झुंझलाकर उसके सिर पर थपकी जड़ दी। तभी उनके सामने एक 20 सीटर मिनी बस आकर रुकी। ये मूचन ने खास तौर पर उनके लिए इंतजाम की थी, जो उन्हें सीधे सोल ट्रेन स्टेशन तक ले जाने वाली थी। सच कहें तो टैंग वुलिन को सोल ट्रेन से खास चिढ़ थी। पहले के अनुभव उसे आज भी याद थे, जो अच्छे नहीं रहे थे। फिर भी वो जानता था कि सोल ट्रेन इस वक्त सबसे तेज साधन है मिलिट्री ट्रेनिंग वेन्यू तक पहुंचने का। एकेडमी ने उनके पहुंचने का समय तय कर रखा था और एल्डर काय के लहजे से साफ था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर शुरुआत में ही समय बचाया जाए तो बेहतर था। अब वो सब बच्चे नहीं थे। 7 वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स एक साथ थे। उनकी संयुक्त ताकत बेहद डरावनी थी। सब सोचकर टैंग वुलिन ने सोल एक्सप्रेस ट्रेन लेने का फैसला किया। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने टिकट खरीदे। टैंग वुलिन ने किसी स्पेशल प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया। टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चली भी नहीं थी कि उसकी सांसें धीमी और भारी होने लगीं। सीटें जोड़ों में लगी थीं। टैंग वुलिन युए जंग्यू के साथ बैठा था। चू लिजी के साथ ये सिंगलन थी। दूसरी तरफ 3 सीटों वाली लाइन में ये शिए, युआनन ये हुई और शू शाओयान बैठे थे। युए जंग्यू ने तंग वुलिन की भारी सांसें सुनी और झांक कर देखा। वो हैरान रह गया। तंग वुलिन तो गहरी नींद में जा चुका था। 6 महीनों की कल्टीवेशन, ऊपर से अभी किया गया सोल रिफाइनमेंट। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थक चुका था। खिड़की के पास बैठा टैंग वुलिन सोते हुए भी शांत और सुंदर लग रहा था। लंबी पलकें, सुकून भरा चेहरा। युए जंगयू उसे देखते हुए खोसा गया। इन 6 महीनों में वो खुद भी बहुत थक चुका था। सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में शू शाओयन से ठुकराए जाने के बाद वो काफी बदल गया था। गुयुए को ढूंढने में टैंग वुलिन की मदद करने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो 1 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसका गर्व उसे किसी से सामना करने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उस दिन उससे गलती कहाँ हुई थी, लेकिन उसका प्राइड उसे मानने नहीं दे रहा था। वो सोचता रहा कि शू शाओयान खुद आएगी, उसे बोलने का मौका देगी, लेकिन आधा साल बीत गया, वो कभी नहीं आई। दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। उसे इतना दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उसे सच में चाहता था। शू शाओयान, जो अजीब सी थी, लेकिन दिल से बेहद नरम। होली एंजल क्लैन का गर्व उसे माफी मांगने से रोक रहा था, और यही सबसे ज्यादा चुभ रहा था। वो यूं ही बैठा रहा। शायद इस सफर में उसे उससे खुलकर बात करने का मौका मिल जाए। अनजाने में उसने चू शाओयन की तरफ देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। नजरें मिली और दोनों ने तुरंत नजरें फेर ली। युए जंग्यू के दिल में कुछ टूट सा गया। वो अचानक खड़ा हो गया। वो आयल पार करके 3 सीटों वाली तरफ गया। युआनन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीट बदल सकती हो? मुझे शू शाओयन से कुछ बात करनी है। अरे! शीशे ने नाराजगी से देखा, लेकिन युए जंग्यू की उदासी देखकर चुपचाप उठ गया। युआनन ये हुई बिना कुछ कहे उठी और तंग वुलिन के पास जाकर बैठ गई। शेषे भी खड़ा हो गया। चू शाओयन ने युए जंग्यू की आवाज सुनी। उसने सिर उठाया, एक नजर डाली और फिर तुरंत खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।